हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को राम राम। तो हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियो पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में पादपों में परिवहन। देखो, पादपों में परिवहन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न या विसरण। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? अणु या परमाणु या आयंस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति जो होती है। अणु, परमाणु या आयंस की जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर स्वतः गति जो होती है, अधिक से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति होती है, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, विसरण। देखो, कितने प्रकार से होता है? साधारण विसरण होता है, सुसाध्य विसरण होता है, और एक होता है सक्रिय परिवहन। देखो, तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों है क्या है। ये साधारण विसरण में तो क्या होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है कि देखो, सुसाध्य विसरण फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। साधारण विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन। तो विशिष्ट प्रोटीन की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको विसरण करते हुए इसमें क्या होता है कि विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, अपेल परिवहन नहीं होता है और एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ एटीपी। ठीक। सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें विशिष्ट प्रोटीन जो होती हैं उनकी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता पड़ती है, विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अपेल परिवहन इसमें नहीं होता, यानी कि इसमें विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड यानी कि विशिष्ट, फैसिलेट करता हो, विशिष्ट प्रोटीन होती है फैसिलेशन के लिए। सक्रिय परिवहन क्या होता है? विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इसमें पड़ी थी एटीपी ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, इसमें एटीपी ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, विशिष्ट प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है, और अपेहल परिवहन भी इसमें होता है सक्रिय परिवहन में। तो साधारण विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन में हमने देखा, इसमें विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सुसाध्य विसरण में, सक्रिय परिवहन में विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है, और एटीपी ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ नोट देख लेते हैं। पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जैसे कोशिका भित्ति होती है, परमिएबल होती है कोशिका भित्ति। ये क्या, इसमें क्या होता है? पारगम्य या परमिएबल, विलेय तथा विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है। अगर विलेय के लिए भी होती है, विलायक के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है, तो उसको बोलते हैं परमिएबल या पारगम्य। जैसे कोशिका भित्ति होती है, विलायक और विलेय के लिए, दोनों के लिए होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल। देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल क्या होती है? ओनली विलायक के लिए पारगम्य होती है, यानी कि जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट और सोलवेंट, तो सोलवेंट जो होता है विलायक, उसके लिए पारगम्य होती है, सॉल्वेंट के लिए पारगम्य होती है, विलायक के लिए पारगम्य होती है ओनली। जैसे कृत्रिम झिल्लियाँ होती हैं, सेलोफेन है, कॉपर साइनो झिल्ली है, ये सब किसके उदाहरण है? सेमी परमिएबल के हैं, विलायक के लिए पारगम्य होते हैं ओनली। ये तो परमिएबल दोनों के लिए कोशिका भित्ति, ये विलायक के लिए कृत्रिम झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? विलायक के साथ साथ में, विलायक के लिए तो होती ही है, लेकिन कुछ विशेष जो सॉल्यूट होते हैं, विशेष जो विलेय होता है, उसके लिए भी पारगम्य होती है। ये तो विलेय और विलायक दोनों के लिए, ये भी विलेय और विलायक दोनों के लिए, लेकिन इसमें जो विलेय होता है वो कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ विशेष ही विलेय होते हैं, उनके लिए पारगम्य होती है। जैसे कोशिका कला, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट होती है, अंगक झिल्लियाँ हैं, अंगक जो ऑर्गेनली जो झिल्लियाँ हैं होती हैं ना, वो सारी किसमें? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम विलयनों के प्रकार। एक तो होता है हाइपोटोनिक, अल्पपराशरी, हाइपरटोनिक, अतिपराशरी विलयन। हाइपोटोनिक, हाइपो यानी कि कोशिका को इसमें रखने पर एंडोऑस्मोसिस होता है, अंतःपरासरण होता है, यानी कि फूल करके कुप्पा हो जाती है। ठीक है, हाइपोटोनिक में फूल करके कुप्पा हो जाती है, ऐसे याद रख लेना। हाइपरटोनिक, अतिपराशरी विलयन।
हाइपर, यानी कि इसमें ये कोशिका जो होती है इसमें रखने इसको रखने पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हाइपो में फूल करके कुप्पा हो जाएगी और हाइपर में सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, परासरण की। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस हम किसको कहेंगे, इसमें जो परिवहन होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर थ्रू एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की जो प्रवाह होता है, अधिक सांद्रता की ओर जो प्रवाह होता है, विलायक का, किसका, विलायक का इंपॉर्टेंट है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के जाना प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। किसका, विलय का, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर थ्रू एसपीएम। ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब। ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलय की सांद्रता के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलय की सांद्रता के। शुद्ध जल का ओपी 0 होता है। विद्युत अपघट्यों या जैसे कि NaCl का ओपी ज़्यादा होता है, विद्युत अपघट्यों का ओपी ज़्यादा होता है, जैसे Na+Cl-। ठीक है, विद्युत अपघट्य है ना, ओपी बराबर होता है MRT, इससे गणना कर सकते हैं हम। ठीक है, ओपी की, ओपी शुद्ध जल का ओपी कितना होता है, 0 होता है, और विद्युत अपघट्य होते हैं उनका ओपी ज़्यादा होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, TP, या वॉल प्रेशर WP बोलते हैं। भित्ति दाब या स्फीति दाब, क्या बोलते हैं हिंदी में, भित्ति दाब या स्फीति दाब। कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक दबाव डालता है। देखो, कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति पर, हम कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिका में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव कोशिका की भित्ति पर बाहर की ओर जो दबाव डालता है उसको क्या बोलते हैं, भित्ति दाब या स्फीति दाब। नोट, प्लांट सेल को शुद्ध जल में रखने पर यह नहीं फटती है। जब पादप कोशिका को हम शुद्ध जल में रखते हैं तो वो नहीं फटती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या होता है, भित्ति दाब लगता है, तो वो फटती नहीं है। जबकि एनिमल सेल होता है, यानी कि जंतु कोशिका होती है, उसको अगर शुद्ध जल में रखते हैं तो वो फट जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं होती और भित्ति दाब भी नहीं लगता। ठीक है, इसलिए वो फट जाती है। सलत कोशिका या फ्लैसिड सेल का टीपी होता है 0। देखो, शुद्ध जल का ओपी 0 था, और यहाँ जो फ्लैसिड सेल का टीपी होता है, टर्गर प्रेशर, वो 0 होता है फ्लैसिड सेल का। स्फीत कोशिका या टर्जिट सेल, स्फीत कोशिका या टर्जिट सेल यानी कि फूली हुई जो टर्जिट सेल होती है, उसका टीपी मैक्सिमम होता है, जो कि ओपी के बराबर होता है, यानी कि टीपी बराबर होता है ओपी के लिए टर्जिट सेल में। स्फीत कोशिका का टीपी बराबर ओपी होता है। अब बात कर लेते हैं विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट या विसरण दाब न्यूनता होती क्या है, कोशिका की जलावशोषण की शक्ति होती है। कोशिका की जलावशोषण, कोशिका कितना जलावशोषित कर सकती है, उसकी शक्ति होती है, पानी की मांग इसको कहते हैं डीपीडी। देखो, न्यूमेरिकल्स आते हैं डीपीडी पे, और डीपीडी का न्यूमेरिकल्स आते हैं, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी होता है डीपीडी सामान्यतः नॉर्मल सेल में। देखो, डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलय की सांद्रता के, ओपी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलय की सांद्रता के। कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ फ्लो होता है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ एसपीएम के थ्रू फ्लो होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें काम आता है। कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर फ्लो होता है थ्रू एसपीएम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फुली टर्जिट सेल या पूर्ण स्फीत कोशिका का डीपीडी बराबर होता है 0। फुली टर्जिट सेल या पूर्ण स्फीत जो कोशिका होती है उसका डीपीडी 0 होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि जो सलत कोशिका होती है, फ्लैसिड सेल होता है, उसका टीपी 0 था, उसका टीपी 0 था, और फुली टर्जिट सेल का डीपीडी भी 0 होता है। ठीक है, डीपीडी भी 0 होता है। फ्लैसिड सेल का डीपीडी बराबर होता है ओपी के। जो फ्लैसिड सेल होती है उसका डीपीडी बराबर होता है ओपी के।
शलत कोशिका जो होती है उसका डीपीटी ओपी के बराबर होता है। और हमने पहले क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि शलत कोशिका का टीपी 0 होता है और स्फीत कोशिका जो टर्जेट सेल थी उसका टीपी बराबर होता है ओपी के। वहाँ पे हमने पढ़ा था जो टीपी जो होता था वो ओपी के बराबर होता था फुली टर्जेट सेल में, और जबकि फ्लैसिड सेल का हमने टीपी भी 0 पढ़ा था और डीपीडी बराबर होता है ओपी के। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी पड़ती हैं। प्लाज्मोलाइज्ड सेल या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होती है उसका टीपी नेगेटिव होता है, तो इसलिए डीपीडी बराबर ओपी, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो डीपीडी प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए है ये ओनली, द्रव कुंचित जो सेल होती है उसके लिए ओपी प्लस टीपी होता है। वैसे साधारणतः ओपी माइनस टीपी होता है डीपीडी। ठीक है। अतः कोशिका में जल की मांग, कोशिका में जल की मांग देखो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में सबसे ज़्यादा होती है ओपी प्लस टीपी, सलथ कोशिका में उससे कम होती है यानी कि डीपीडी बराबर ओपी के बराबर होती है, और पूर्ण स्फीत जो कोशिका होती है उसमें डीपीडी क्या होता है 0 होता है। पूर्ण स्फीत जो कोशिका होती है उसमें डीपीडी 0 होता है। डीपीडी से क्वेश्चंस आते हैं। जल विभव साई डब्ल्यू से इसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं साई डब्ल्यू से, और वाटर पोटेंशियल बोलते हैं इसको जल विभव। शुद्ध जल का जल विभव सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मान डीपीडी के बराबर और ऋणात्मक होता है। इसका जो मान होता है ना जल विभव का मान साई डब्ल्यू वो क्या होता है डीपीडी के बराबर होता है, लेकिन जो नेगेटिव चिन्ह होता है ऋणात्मक होता है मान वाटर पोटेंशियल का। ठीक है। जल सदैव उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाता है। जो जल का फ्लो होता है वो उच्च जल विभव से वाटर पोटेंशियल से, उच्च यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जल का फ्लो होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपायरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन को अनिवार्य बुराई किसने बनाया, कर्टिस ने बताया। कर्टिस ने बताया कि वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य बुराई है, और वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य बुराई। देखो अनिवार्य कर्टिस ने, अपरिहार्य स्टीवर्न ने। ठीक है। अपरिहार्य बुराई स्टीवर्न ने, अनिवार्य बुराई कर्टिस ने माना। रंध्रों की संरचना कैसी होती है, देखो ग्रामिनी या घास कुल में जो गार्ड सेल्स होती है, रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं उनकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है, डंबल शेप होती है। उसमें हरित लवक भी पाया जाता है। जो घास कुल होता है ना ग्रामिनी कुल, उसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है, डंबल शेप होती है, और उसमें हरित लवक पाया जाता है। रंध्र चारों ओर से विशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिका से घिरे हुए होते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं सब्सिडायरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं। रंध्र जो होते हैं वो चारों ओर से विशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। जो रंध्र होते हैं ना विशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से क्या होता है, घिरे हुए होते हैं, और उनको बोलते हैं सहायक कोशिका या सब्सिडायरी सेल। रंध्र खुलने व बंद होने की क्रियाविधि हम सक्रिय के प्लस परिवहनवाद से करते हैं। सक्रिय के प्लस परिवहनवाद बोलते हैं इसको। के प्लस एच प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी इसकी क्या करती है, ये इसकी व्याख्या करती है। रंध्र खुलने व बंद होने की क्रियाविधि, देखो रात्रि में पीएच कम हो जाता है, वे पादप हार्मोन एबीए द्वार कोशिकाओं में सक्रिय हो जाता है। पादप हार्मोन सक्रिय हो जाता है एबीए, और रात्रि में पीएच कम हो जाता है, तो क्या होता है के प्लस एच प्लस सांद्रता परिवर्तित होती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। यानी कि एबीए और साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं रंध्र खुलने और बंद होने की क्रियाविधि में। एबीए ये क्या होता है, के प्लस आउटफ्लक्स को बढ़ा देता है कोशिका में से, के प्लस आउटफ्लक्स को बढ़ा करके ये रंध्रों को बंद करने में सहायक होता है एबीए, जबकि साइटोकाइनिन खुलने में सहायक होता है, रंध्रों के खुलने में सहायक होता है साइटोकाइनिन। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, प्रतिवाष्पोत्सर्जक या एंटी ट्रांसपेरेंट्स की पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। वे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, जैसे पीएमए फेनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है, एस्पिरिन है, एबीए है,
ऑक्सी एथिलीन है, सिलिकॉन ऑयल है, CO2 है। ये क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है शुष्क कृषि में या ड्राई फार्मिंग जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, देखो वायुमंडलीय आर्द्रता, पहले तो ह्यूमिडिटी, जो ट्रांसपैरेशन होता है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो ट्रांसपैरेशन क्या होगा, कम होगा। TR यानी ट्रांसपैरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ताप अगर ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। प्रकाश, नीला और लाल प्रकाश, एक्शन स्पेक्ट्रम इनको कहा जाता है। नीले प्रकाश में ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेड। ठीक है, नीले प्रकाश में ट्रांसपैरेशन की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है। वायु की गति, विंड जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपैरेशन के, यानी कि ट्रांसपैरेशन, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो। वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में बात करें तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व ताप नियमन में ज़रूरी होता है, ये आवश्यक होता है, ताप नियमन को बनाए रखता है। रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सैफ में भी सहायक होता है। अवशोषित खनिजों को स्थानांतरण करने में भी सहायक होता है। अवशोषित जो खनिज होते हैं उनको स्थानांतरण करने में भी सहायक होता है कौन, वाष्पोत्सर्जन। अब बात कर लेते हैं पादप जल अवशोषण, यानी कि हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, सबसे पहले सॉइल सॉल्यूशन यानी कि मिट्टी में से, फिर रूट हेयर में जाता है क्या, पानी, जल का अवशोषण बढ़ रहा है ना, तो पहले मिट्टी में जड़ होती है और फिर जड़ में जाता है रूट हेयर में, फिर जाता है जो जड़ होती है उसकी एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के बाद उसकी जो पैसेज सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस में, उसमें जाता है, एंडोडर्मिस में होती हैं पैसेज सेल्स, फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से प्रोटोप्लाज्म में जाता है और उसके बाद ये जाता है मेटाजाइलम में। ठीक है, जाइलम में, और जाइलम क्या करता है, जाइलम में चला गया तो ये होता है इसका पथ, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोप्लाज्म और मेटाजाइलम। अब पथ कितने पथों से ये जा सकता है, देखो 2 पथ होते हैं इसके जाने के, सिम्प्लास्ट होता है, एक एपोप्लास्ट होता है। 2 पथ होते हैं। सिम्प्लास्ट यानी कि जीवित अंश का बना हुआ होता है, कोशिका के भीतर प्लाज्मोडेस्माटा से जल का जब परिवहन होता है तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। कोशिका के भीतर जब प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि कोशिका के अंदर, जैसे ये कोशिका है और ये कोशिका है, तो इसके अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसके अंदर जो जल का परिवहन होता है तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। और एपोप्लास्ट क्या होता है, अतिजीवित नहीं, अजीविक, यानी कि ये तो जीवित वाला भाग होता है, एपोप्लास्ट होता है ये जो ये वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है साइड वाला, तो ये वाला जो होता है ये अजीवित अंश निर्मित करता है, यानी कि अजैविक होता है, ये जीवित नहीं होता है एपोप्लास्ट। कोशिका भित्ति और अंतरा कोशिकीय अविकाशकों से होकर जल का जब परिवहन होता है तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। कोशिकीय भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होती है उससे प्लस अंतरा कोशिकीय जो अविकाश होते हैं उनसे अगर होकर के अगर जल का परिवहन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में जल का परिवहन होता है इसके थ्रू, एपोप्लास्ट के थ्रू। जैसे कि एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे होती हैं, एंडोडर्मिस में, उसमें जल का जो परिवहन होता है वो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रसारोहण। रसारोहण क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, अवशोषित जल को पौधे के अन्य वायुवीय भागों में पहुंचाना। एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण, जो अवशोषित जल है, जड़ के द्वारा अवशोषित जल को पौधे के जो अन्य वायुवीय भाग हैं, अन्य जो भाग होते हैं उन तक पहुंचाना एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। और ये क्रिया करता है कौन, जाइलम करता है, वाटर को पहुंचाता है ना, और भोजन को कौन, फ्लोएम। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव फोर्स थ्योरी इसमें काम आती है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन बल सिद्धांत बोलते हैं और इसको दिया है डिक्सन और जॉली ने। वाष्पोत्सर्जन कर्षण ससंजन बल सिद्धांत इसको किसने दिया, डिक्सन और जॉली ने। इसके द्वारा ये एसेंट ऑफ सैप होता है। देखो नोट, जल प्रवाह
जाइलम के द्वारा होता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जल प्रवाह जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। ये एक तरफा होता है, डायरेक्शनल होता है। भोजन का परिवहन जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है। जाइलम जो होता है, जल का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में होता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्यतः सुक्रोज के रूप में होता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका स्थानांतरण जो होता है उसका मुख्यतः उसका जो स्टोर होता है वो सुक्रोज स्थानांतरण मुख्यतः किस में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। क्यों होता है सुक्रोज के रूप में? क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग ये सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि स्थानांतरण में रासायनिक रूप से निष्क्रिय रहती है, यानी कि सक्रिय नहीं रहती है रासायनिक रूप से, यानी कि ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। इसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग है। इसकी वजह से सुक्रोज क्या होता है? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के द्वारा। बिंदु स्राव क्या होता है, या गटेशन के बारे में बात करें तो बिंदु स्राव होता क्या है? पत्तियों के जो सिरे होते हैं, किनारे होते हैं, उनसे जल का बूंदों के रूप में हानि होती है। जल की जो पत्तियों के किनारे होते हैं, पत्तियों के सिरे होते हैं, उनसे जल का बूंदों के रूप में हानि होती है, तो उसको बोलते हैं गटेशन या बिंदु स्राव। जल अवशोषण अधिक होता है, वे वाष्पोत्सर्जन न्यून होने पर ही ये बिंदु स्राव होता है। जब जल अवशोषण जब ज़्यादा कर लेता है कोई पौधा और वाष्पोत्सर्जन उसमें न्यून है, तो पानी निकल नहीं रहा ना, तो उस टाइम क्या होता है? बिंदु स्राव होता है, गटेशन होता है। यह क्रिया मूल दाब के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मूल दाब के ही कारण ये जो प्रोसेस है ये गटेशन वाली वो मूल दाब के कारण होती है। प्राय रात्रि व प्रातःकाल में होता है। प्राय रात्रि में होता है, प्रातःकाल में होता है। अब दो चीज़ें याद रखनी है, देखो नोट है मैनोमीटर मूल दाब मापते हैं इससे। मैनोमीटर जो होता है उससे क्या मापते हैं? मूल दाब को मापते हैं। और पोरोमीटर से पर्ण पर रंध्रों का जो क्षेत्रफल होता है, जो लीफ होती है उस पे जो पर्ण पर रंध्रों का जो क्षेत्रफल होता है, स्टोमेटा का जो एरिया होता है, रंध्रों का क्षेत्रफल, उसको किससे मापते हैं? पोरोमीटर से। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मूल दाब को मापते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है ये वाला टॉपिक। ठीक है, पादपों में परिवहन पढ़ लिया और कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, तो ये पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टॉपिक्स और हैं इसके प्लांट फिजियो के ही, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं और आगे। ओके, थैंक यू।